हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल फिजिक्स गुरु में स्वागत है। दोस्तों, हमने जैव प्रक्रम चैप्टर स्टार्ट किया है। उसमें मैंने जैव प्रक्रम के बारे में अच्छे से समझा दिया है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में अच्छे से समझा दिया है। आज हम बात करेंगे मानव में पोषण और पाचन के बारे में, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में आज हम डायग्राम के थ्रू अच्छे से पढ़ेंगे। इसलिए दोस्तों, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और हमारी जो वीडियो है उसको लाइक जरूर करना। स्टार्ट करते हैं दोस्तों, मानव में पाचन या फिर पोषण एवं पाचन। फर्स्ट है दोस्तों, हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में एक है अमीबा का पोषण एवं पाचन। इसलिए छोटा सा है, इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें से क्या पता क्वेश्चन आ जाए। दोस्तों, क्या है अमीबा में पाचन और अमीबा में पोषण। अब अमीबा कैसा होता है दोस्तों, हमने छोटी क्लासों में पढ़ा है। अमीबा एक यूनिसेलुलर सेल है, मतलब एक कोशिकीय जंतु है। कैसा है? एक कोशिकीय। एक कोशिकीय क्या होता है सर? एक कोशिकीय का मतलब होता है जिसके अंदर एक ही कोशिका का निर्माण होता हो। बहुकोशिकीय का मतलब उसका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता हो। अब एक कोशिकीय में ये तो नहीं है कि हार्ट होगा, किडनी होगी और भी बहुत सारे अंग होंगे, नहीं, उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, सिर्फ एक केंद्रक उपस्थित होता है। एक कोशिकीय के अंदर क्या होता है? सिर्फ एक केंद्रक, और केंद्रक के चारों ओर एक द्रव्य भरा होता है जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। दोस्तों देखना, सबसे पहले है को अमीबा का हम चित्र बना लेते हैं। अमीबा का कोई आकार फिक्स नहीं होता, ये कैसी भी आकृति का हो सकता है। तो देखना दोस्तों, ये है अमीबा का केंद्रक, और केंद्रक के चारों ओर जीव द्रव्य भरा होता है। क्या भरा होता है? जीव द्रव्य भरा होता है। ये अमीबा कैसा है? एक कोशिकीय। ये क्या है? अमीबा। और अमीबा कैसा है? एक कोशिकीय, मतलब यूनिसेलुलर। और ये अमीबा का क्या है? केंद्रक। ये क्या है? केंद्रक। और ये द्रव्य पदार्थ है जिसे हम जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। देखना दोस्तों, मानव हो चाहे कोई सा भी जंतु हो, चाहे अमीबा हो चाहे पैरामीशियम हो, सबकी पोषण की जो प्रक्रिया है, पाचन की प्रक्रिया है, वो ये चार स्तरों से पांच स्तरों से गुजरती है। अंतर्ग्रहण से, पाचन से, अवशोषण से, स्वांगीकरण से और बहिष्करण से। ये पांचों चीजों से ही हमारा पोषण या पाचन की पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होती है। दोस्तों होता क्या है अमीबा में? ये हमारा अमीबा है, ठीक है। अब अमीबा के पास में मान लो कोई खाद्य पदार्थ आया या कोई खाद्य कण आया। ये क्या है? खाद्य कण। ये क्या है? खाद्य कण। अब क्या करता है अमीबा? अमीबा क्या करता है, जैसे ही इसके पास खाद्य कण आया तो ये अपनी आकृति को चेंज कर लेता है और आकृति को खाद्य कण के अनुसार यूं बदल लेता है। कैसे बदल लेता है? यूं। तो आगे देखना, ये हमारे पास क्या है? अमीबा है। ये क्या है? अमीबा। और अमीबा में क्या करता है आगे? ये अपनी जो आकृति है उसको क्या कर लेता है? चेंज कर लेता है। तो ये खाद्य पदार्थ है और खाद्य पदार्थों के चारों ओर एक ऐसी आकृति बना लेता है जिन्हें हम कहते हैं स्यूडोपोडिया या फिर कूटपाद। क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया या फिर कूटपाद। मतलब जैसे मान लो मैं भोजन कर रहा हूं, तो भोजन किससे करता हूं? हाथों से। डायरेक्ट तो नहीं करता, किसी न किसी चीज को पकड़ के, उस पकड़ने को काम कौन कर रहा है? मेरा हाथ। ऐसे ही अमीबा में ये आकृति चेंज करके जो ये काम कर रहा है, इसको बोलते हैं हम कूटपाद। क्या कहते हैं? कूटपाद। इन्हें क्या कहते हैं हम? कूटपाद। ये क्या करता है सर? ये करता है जो कणिका है इसको पकड़ने का। इसको क्या करता है? पकड़ने का। तो इसने क्या किया? कूटपादों ने खाद्य कणिका को पकड़ लिया और एक जाल के जैसी संरचना का निर्माण कर देता है। यहां एक जाल के जैसी संरचना का निर्माण कर देता है। फिर ये एक रिक्तिका का निर्माण हो गया, वैक्यूल का निर्माण हो गया। इस वैक्यूल को हम बोलते हैं खाद्य रिक्तिका। क्या बोलते हैं? खाद्य रिक्तिका।
अब दोस्तों होता क्या है, ये खाद्य रिक्तिका में क्या होता है, बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ये एंजाइम है वो इस कण को, बड़ा कण है, इस बड़े कण को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। इसको क्या करता है, इस कण को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है और बांटने के बाद में यहां से ये थैली फट जाती है और ये खाद्य रिक्तिका, ये खाद्य कण अंदर चला जाता है जीव द्रव्य में। जीव द्रव्य में जाने के बाद यहां से ऊर्जा का अवशोषण करता है और ऊर्जा का अवशोषण करके अमीबा अपना शरीर को बढ़ा कर लेता है। इसी को कहते हैं हम अमीबीय पोषण। और लास्ट में क्या होता है, जो खाद्य पदार्थ बच जाता है यहाँ, उन पदार्थों को ये क्या करता है, बाहर निकाल देता है और इसी को कहते हैं हम बहिष्करण। अब दोस्तों ये पांचों परिभाषा है, इनको बहुत ही अच्छे से समझना। सबसे पहले क्या है, अंतर्ग्रहण। ये हमारा अमीबा है, अमीबा के पास में कोई भोजन आया, खाद्य कण आया, उस खाद्य कण को क्या किया, इसने ग्रहण किया, अपने अंदर ग्रहण किया, तो उसको क्या कह दिए, अंतर्ग्रहण। मतलब खाद्य पदार्थों को अंदर ग्रहण करना, अंदर ग्रहण करना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण। अब दोस्तों आगे है पाचन। जैसे कोई पदार्थ उसने ग्रहण कर लिया, ग्रहण करने के बाद क्या होगा, वो डायरेक्ट निकल जाएगा, नहीं, उसका क्या होगा, पाचन। तो पाचन क्या होता है, ये बड़े कणों का एंजाइमों की उपस्थिति में छोटे कणों में परिवर्तित होना, पाचन क्या कहलाता है, बड़े कणों का एंजाइमों की उपस्थिति में छोटे कणों में परिवर्तन, छोटे कणों में परिवर्तित होना, ये क्या है, ये पाचन की प्रक्रिया है। पाचन कैसा होता है, बड़े कणों का एंजाइमों की उपस्थिति में छोटे कणों में परिवर्तित होना पाचन कहलाता है। उसके बाद में है हमारा अवशोषण। क्या है, अवशोषण। अब जैसे मान लो दोस्तों, भोजन किया, भोजन के बाद में छोटे छोटे कणों में उसका टुकड़े हो गए, तो उसका क्या होगा, फिर ऊर्जा के रूप में क्या होगा, अवशोषण। तो छोटे कणों को ऊर्जा के रूप में अवशोषित करना, छोटे कणों को ऊर्जा के रूप में अवशोषित करना। अवशोषित करना। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो भी परिभाषा अपने पास निकल के आ रही है, ये सिर्फ अमीबा के लिए ही नहीं है, ये मानव के लिए भी है, ये कोई भी जंतु है, कोई भी कशेरुकी प्राणी है, उन सब के लिए लागू होती है। ये पांचों प्रक्रिया सबके लिए लागू होती है। अब उसके बाद में क्या होता है, स्वांगीकरण। स्वांगीकरण का मतलब क्या होता है गुरुदेव, स्वांगीकरण का मतलब होता है, जैसे मान लो इसने अंदर ग्रहण कर लिया, फिर क्या हुई, ऊर्जा का अवशोषण हुआ। अब ऊर्जा का अवशोषण होगा तो हमारे शरीर में एनर्जी आ गई, हमारे शरीर का विकास होगा, वृद्धि होगी, तो उसी को कहते हैं हम स्वांगीकरण। ऊर्जा के रूप में शरीर में वृद्धि क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। क्या कहलाता है, स्वांगीकरण। उसके बाद में है बहिष्करण। बहिष्करण का मतलब क्या है, सर सारी चीजें हमने ग्रहण कर ली, सारी चीजों का अवशोषण हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो पाचन में नहीं हो पाते, उन पदार्थों को क्या करता है बॉडी, उन पदार्थों को अपने शरीर में से निकल जाता है, उसी को कहते हैं बहिष्करण। मतलब अपचित भोजन का निष्कासन। आगे दोस्तों समझ में,
चारों पांचों चीजें समझ में आ गई। अंतर्ग्रहण क्या है, पाचन क्या है, अवशोषण क्या है, स्वांगीकरण क्या है और बहिष्करण क्या है। हमारी एनसीईआरटी की जो बुक है वो क्या कहती है, देखना। अंतर्ग्रहण क्या है, इस प्रक्रिया के माध्यम से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। मैंने बताया था इस प्रक्रिया के माध्यम से क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है। यह अपने कूटपादों सूडोपोडिया, मैंने बताया था कूटपाद के बारे में, को बाहर धकेलता है ताकि यह भोजन को घेर सके। चित्र के माध्यम से मैंने समझाया था, जो कण है उसको क्या कर लेता है, ये घेर लेता है, घेर सके। इसके बाद यह भोजन को निगल लेता है, कहां, जीव द्रव्य के अंदर ये क्या कर लेता है, निगल लेता है। इस प्रकार एक थैली जैसी संरचना बनती है जिसे हमने क्या बोला, वैक्यूल या फिर खाद्य धानी, जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं, एंजाइम। वो क्या करते हैं, बड़े कणों का छोटे कणों में रूपांतरित। फिर क्या है, पाचन। खाद्य धानियों में विभिन्न पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, ये मैंने बताया था, पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, ये भरपूर होती है एंजाइमों से। ये एंजाइम बड़े अघुलनशील खाद्य पदार्थों को तोड़ देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सरल घुलनशील अणु उत्पन्न हो जाते हैं। सिंपल भाषा में तुम तो ये समझ लेना, बड़े कणों का एंजाइमों की उपस्थिति में छोटे कणों में परिवर्तन, बस यही क्या है, पाचन। अब आगे क्या है, 5 प्रक्रियाएं। फिर क्या है, अवशोषण। अवशोषण क्या है, पचे हुए खाद्य पदार्थों को जीव द्रव्य में अवशोषित करने की प्रक्रिया, बताया था मैंने। पचे हुए खाद्य पदार्थों को अवशोषित करना और उससे क्या होगी, ऊर्जा का उत्सर्जन, जिससे अपचित खाद्य पदार्थ निकल जाता है। कभी कभी बड़ी अमीबा बड़ी मात्रा में भोजन अवशोषित कर लेता है। फिर क्या है, स्वांगीकरण। प्रक्रिया के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पादन, विकास आदि के लिए किया जाता है। ये चीज मैंने बताई थी। स्वांगीकरण क्या है, अवशोषण के बाद ऊर्जा का उत्पन्न हुआ, ऊर्जा के बाद में क्या होगी, हमारे शरीर में एनर्जी आ गई, एनर्जी आ गई तो क्या हुआ, बॉडी का विकास होगा, वृद्धि होगी, अमीबा बड़ी हो जाएगी। तो ये क्या क्रिया कहलाती है, स्वांगीकरण। उसके बाद में हमारा क्या है, बहिष्करण। अंत में कोशिका झिल्ली टूट जाती है, जिससे अपचित भोज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाता है। यही चीज मैंने बोली थी, अपचित भोज्य पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना क्या कहलाता है, बहिष्करण। ये एक छोटा सा टॉपिक है अमीबा का पोषण व पाचन। अब दोस्तों, अब आता है हमारा मेन टॉपिक, जंतुओं व मानव में पाचन। जंतुओं में पाचन कैसे होता है, मानव में कैसे होता है। लगभग सभी जंतुओं में एक प्रकार से ही भोजन का पाचन होता है। यही 5 प्रक्रियाओं में होता, अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिष्करण। ये पांचों चीजों की परिभाषा मैंने अमीबा वाले में उसमें अभी क्लास में बता दिया था। अब दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूं, मानव में पाचन कैसे होता है। क्या है अपना, मानव में पोषण व पाचन। दोस्तों, हम भोजन करते हैं तो भोजन करने से पहले हाथ मुंह धोते हैं, उसके बाद में क्या करते हैं, खाना खाते हैं, खाना खाने बैठते हैं। फिर रोटी के टुकड़े को हाथ से तोड़ने के बाद कहाँ जाता है, मुख में। कहाँ जाता है, मुख में। कोई ऐसा तो बच्चा नहीं है जिसके नाक में जाता हो, सब क्या करते हैं, मुख में ही जाता है। तो मुख में जाने के बाद क्या होता है, उस भोजन का दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तन। क्या होता है, दांतों के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तन, और एक ऐसी लसलसा भोजन बन जाता है, लुगदी जैसे समान भोजन बन जाता है, और उस लुगदी जैसे समान भोजन को हम कहते हैं काइम। समझना दोस्तों, ये हमारा क्या है, मुख है। ये क्या है, हमारा मुख है, और इसके अंदर क्या उपस्थित है, दांत। और आपको पता है दोस्तों, साथ में जीभ्या भी होती है, और क्या क्या होती है इसके अंदर, जिभ्या है तो लार होगी, लार में एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन है, एमाइलेज एंजाइम है, बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं जो हमारे भोजन को लुगदी बनाने में या फिर लसलसा बनाने में सहायता करते हैं। दोस्तों, मुख के अंदर क्या होते हैं, दांत। मेन कार्य जो चबाने का कौन करता है, दांत करते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इसके अंदर एक लुगदी जैसी संरचना का निर्माण होता है, लुगदी जैसी संरचना
का निर्माण किसके अंदर होता है? ये मुख के अंदर। और इस लुगदी जैसी संरचना को हम क्या कहते हैं? इस लुगदी जैसी संरचना को हम कहते हैं काइम। कभी क्वेश्चन पूछ ले अगर लुगदी जैसी संरचना या लसलसे पदार्थ को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम काइम। ठीक है। फिर क्या होता है दोस्तों? मुख में भोजन चला गया, मुख में पाचन हो गया, मतलब मुख में दांतों के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, लार के द्वारा इस पदार्थ को, भोज्य पदार्थ को हमने कैसे बना दिया? लसलसा या फिर लुगदी के समान बना दिया। अब क्या होगा? अब भोजन हमारे थोड़ा सा अंदर जाएगा यहां पर। तो यहां पर दोस्तों देखना, एक तो होती है ग्रसनी और एक होती है ग्रसिका। तो सबसे पहले भोजन ग्रसनी के अंदर पहुंचता है, जो कॉमन भाग है श्वास का और भोज्य पदार्थ का। यहाँ जो है वो, यहाँ जो ये भाग है ये है ग्रसनी। कैसा है? ग्रसनी। दोस्तों ये श्वास में भी सहायक है और भोजन में भी सहायक है। कैसे? क्योंकि ये दोनों क्या होती है? कॉमन पार्ट होती है। जैसे यूं समझ लो, एक तो है ग्रसनी, एक है ग्रसिका। ये दोनों यूं होती है, सबसे पहले ऊंची होती है ग्रसनी और थोड़ी सी नीचे होती है हमारी ग्रसिका। इस दोनों के बीच में एक ढक्कन नुमा संरचना होती है। जैसे समझना दोस्तों, ये मान लो हमारी ग्रसनी और ये मान लो ग्रसिका। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ एक ढक्कन नुमा संरचना होती है जिसे हम कहते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। ये क्या करता है दोस्तों? ये करता है, मान लो तुम भोजन कर रहे हैं। अब भोजन करते करते कभी कभी क्या होता है, हम बात करते रहते हैं, शांति से भोजन नहीं करते हैं। तो बात करते करते क्या हो जाता है? भोजन श्वास नली में अटक जाता है, फिर हमको हिचकी आने लगती है। माँ बोलती है पानी पी ले फटाफट जिससे हिचकी रुक जाए। तो ये क्या कार्य करता है? मान लो जैसे ही भोज्य पदार्थ आया, तो भोज्य पदार्थ आता ही ये एपिग्लोटिस क्या करता है? इसको ढक देता है, श्वास नली को क्या कर देता है? ढक देता है। जैसे ही फिर भोजन अंदर चला गया, फिर क्या करता है? ये श्वास लेने के लिए फिर इधर इसको ढक देता है। किसको? ग्रसिका को। ठीक है। मतलब ये इसको क्या कहते हैं हम? ये है हमारी भोजन नली और एक है हमारी श्वास नली। ये क्या है? भोजन नली, जिसे हम ग्रसिका भी कहते हैं या फिर इंग्लिश में ईसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसोफेगस। और ये है ग्रसनी, जिसे हम श्वास नली भी कहते हैं। क्या है? ग्रसनी। और ये क्या है? एक ढक्कन नुमा संरचना है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। पूरी चीजें समझ में आई दोस्तों। उसके बाद में क्या होगा आपके? ये भोजन कहां से कहां जाएगा? ग्रसनी से कहां जाएगा? भोजन नली में, या फिर इसको हम कहते हैं ग्रास नली, या फिर इसको ग्रेसिका और इंग्लिश में इसको कहते हैं ईसोफेगस। जो ये संरचना नली जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, इसको कहते हैं हम ग्रेसिका। क्या कहते हैं? ग्रेसिका। अब दोस्तों ग्रेसिका क्या करती है? ग्रेसिका क्या करती है? आपके पास एक नली है और नली में आपने भोजन फंसा दिया। जैसे आपके पास एक नली है और उसमें भोजन फंसा दिया। अब नली में भोजन फंसा दिया तो वो क्या चला जाएगा? बिना कोई क्रिया के वो चला जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये कैसी होती है? एक संकुचित होती है। मतलब ये यूं फैलती सुकड़ती ऐसे रहती है। तो भोजन आया, सुकड़ी, फिर फैली, फिर सुकड़ी। तो ये क्या करता है? लसलसा जो पदार्थ, जो लसलसा भोजन है, उसको नीचे पहुंचाने का कार्य करती है। ये कहां से कहां जुड़ी रहती है? मुख से या ग्रसनी से आमाशय तक। कहां से? ग्रसनी से आमाशय तक जुड़ी होती है। इसको क्या कहते हैं? ग्रसिका। ये क्या कार्य करती है? भोजन को आगे पहुंचाने का। ये कैसी गति करती है? ध्यान रखना दोस्तों, ये करती है क्रमानुकुंचन गति। कैसी? क्रमानुकुंचन गति करती है। क्रमानुकुंचन गति का मतलब क्रम रूप, एक तरीके से सिस्टमेटिक गति करती है। ऐसे नहीं कि ये भोज्य पदार्थ को ऊपर पहुंचा दे। ये हमेशा यूं करती है कि भोजन हमेशा नीचे ही जाए, नीचे से कभी ऊपर ना आए। इसी को हम कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। अब दोस्तों आगे क्या है? हमारे मुख में पाचन हमने पढ़ लिया है,
ग्रेसिका में पाचन हमने पढ़ लिया है। फिर क्या है? आमाशय। ये क्या है फिर? आमाशय। अब पढ़ते हैं हम आमाशय में पाचन। ये इसकी संरचना ऐसे होती है, ठीक है दोस्तों। जे समान आकृति होती है इसकी, जे के समान आकृति होती है, और इसको हम क्या कहते हैं? आमाशय या फिर स्टमक, आमाशय। अब दोस्तों होता क्या है हमारा आमाशय, हम इसको शाब्दिक भाषा में कहते हैं ये हमारा क्या है? पेट है। तो भोजन क्या होता है? ग्रसिका से कहाँ जा रहा है? आमाशय में। अब आमाशय में क्या होता है? एक लेयर होती है चिपचिपे पदार्थ की, एक लेयर होती है, उसी को हम कहते हैं श्लेष्मा या फिर म्यूकस। क्या कहते हैं? श्लेष्मा या फिर म्यूकस। इसके ऊपर एक पदार्थ चिपका रहता है, चिकना या चिपचिपा, जिसको हम क्या कहते हैं? श्लेष्मा। तो आमाशय के अंदर क्या होता है? आमाशय के अंदर एक चिपचिपा पदार्थ होता है, जिसे हमने क्या कहा है? म्यूकस, या फिर इसको श्लेष्मा भी कहते हैं, श्लेष्म पदार्थ। ये चीज समझ में आई? ये क्या करता है? मान लो कभी कभी हमने क्या करते हैं, शादी विवाह में चले जाते हैं, तेलीय पदार्थ खा लेते हैं, चिकने पदार्थ बहुत ज्यादा खा लेते हैं, मिर्ची वाले, हल्दी वाले बहुत ज्यादा खा लेते हो, फिर क्या होता है? हमारे पेट में एसिडिटी सी बनने लगती है। तो अम्ल को एक तरीके से ये हमारी जो आमाशय की परत है इसको बचाने का कार्य करती है। क्या करती है? बचाने का, सुरक्षा का कार्य करती है। दोस्तों इसके ऊपर एक रोम जैसी संरचना भी होती है, जिन्हें हम कहते हैं जठर ग्रंथि। जिन्हें क्या कहते हैं? जठर ग्रंथि। मतलब आमाशय के अंदर एक चीज और होती है, क्या है? जठर ग्रंथि। अब ये क्या कार्य करती है? जठर ग्रंथि करती है जठर रस का स्राव करने का। क्या कार्य करती है? जठर रस का स्राव करने का। दूसरा क्या कार्य करती है? ये श्लेष्मा का स्राव करने का भी कार्य करती है। ये क्या कार्य करती है? श्लेष्मा का, मतलब ये चिपचिपे पदार्थ का भी स्राव करती है। तीसरा है इसका कार्य HCl का स्राव करना। क्या कार्य करती है? HCl का स्राव करता। HCl क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या कार्य करता है पेट में? ये करता है हमारे भोजन को सड़ने से बचाने का। कभी कभी क्या होता है? बहुत ज्यादा भोजन ठूस लेते हैं, फिर क्या होता है? भोजन अंदर क्या होता है? पचने में नहीं आता, तो एसिडिटी होने लगती है। एसिडिटी होने लगती है तो ढकारे आने लगती है, बहुत गंदी गंदी। वो क्या होता है? भोजन एक तरीके से सड़ने लग जाता है। तो सड़ने से बचाने का कार्य कौन करता है? HCl। भोजन को सड़ने से बचाता है। यहां तक समझ में आया दोस्तों? आगे हम बात करेंगे, तीन चीजों हमने पढ़ ली, मुख में, ग्रसिका में, आमाशय में। आमाशय की आकृति कैसी है? जे आकृति। आमाशय की सतह पर क्या जमा होता है? चिपचिपा पदार्थ, म्यूकस या फिर श्लेष्मा। इसके ऊपर एक रोम जैसी संरचना होती है। जो ग्रंथि है वो कौन सी है? जठर ग्रंथि, जिसमें क्या होता है? जठर रस का स्राव होता है, श्लेष्मा का स्राव होता है और HCl का स्राव होता है, जो क्या करता है? भोजन को सड़ने से बचाने का कार्य करता है। आगे है दोस्तों हमारे एक चीज और है, बड़ी आंत और छोटी आंत। अब देखना दोस्तों, ये तो हो गया हमारे आमाशय, यहां तक तो हमने देख लिया था, ये हो गया आमाशय। अब एक सी आकृति की, यहां से एक सी आकृति की होती है, जिसे हम कहते हैं बृहदांत्र। क्या कहते हैं? बृहदांत्र या क्षुद्रांत कहते हैं, सॉरी, इसको हम कहते हैं क्षुद्रांत। जो ये सी आकृति की संरचना होती है इसको कहते हैं क्षुद्रांत। यहां क्या होता है बेटा? यहां देखना, यहां जो ये सी आकृति की संरचना होती है, ये होती है हमारा यकृत। ये होता है यकृत, इसके नीचे ही होती है पित्ताशय। ये क्या करती है? यकृत से
जो श्रावण होता है वो कहाँ होता है? क्षुद्रांत में। अग्नाशय से भी जो श्रावण होता है वो कहाँ होता है? क्षुद्रांत में। मतलब सबसे ज्यादा भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ होता है? क्षुद्रांत में। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए आपके कि सबसे ज्यादा हमारे पाचन तंत्र में सबसे ज्यादा पाचन कहाँ होता है? तो क्षुद्रांत में। भोजन का पाचन सर्वाधिक होता है। अब दोस्तों इसके नीचे होती है ये जलेबी नुमा संरचना, आपको नजर आ रही होगी पूरी। ये होती है आपके छोटी आंत। ये क्या होती है? छोटी आंत। इस छोटी आंत के अंदर भी क्रमानुकुंचन गति होती है। मतलब यहां से जो भोज्य पदार्थ पचित हुआ है उस भोज्य पदार्थ पचित को ये आगे पहुंचाने का कार्य करती है, पीछे नहीं लौटाती है। क्या करती है? आगे पहुंचाने का कार्य करती है। और आगे कहां पहुंचाती है? बड़ी आंत में। कहां पहुंचाती है? बड़ी आंत में। ये क्या होगी? हमारी छोटी आंत। और ये है जो ये संरचना नजर आ रही है, इसी को बोलते हैं हम बड़ी आंत। क्या बोलते हैं? बड़ी आंत। दोस्तों बड़ी आंत में क्या होता है? एक रोम संरचना नजर आती है जिन्हें हम कहते हैं दीर्घरोम। क्या कहते हैं? दीर्घरोम। जो क्या कार्य करती है? मान लो आपके भोजन यहां से कैसा गया है? लसलसा, मतलब उसमें पानी की मात्रा मिली हुई है। पानी की मात्रा मिलते 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 ये छोटी आंत से फिर कहां चला जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत के जो ये दीर्घरोम है ये क्या करते हैं? उस भोजन में से पानी को अवशोषित कर लेते हैं। क्या करते हैं? उस भोजन में से पानी को अवशोषित कर लेते हैं और ठोस पदार्थ या अपशिष्ट पदार्थ को छोड़ देते हैं। ये फिर ठोस पदार्थ क्या करते हैं? मलाशय तक पहुंच जाते हैं और यहाँ इकट्ठा हो जाते हैं। ये क्या चीज है? मलाशय। ये क्या है? मलाशय। और लास्ट में जो ये संरचना नजर आ रही है इसको बोलते हैं हम गुदा द्वार, जहां से पोटी करते हैं। ये क्या है? गुदा द्वार। मतलब भोजन यहां सब कुछ पच गया, अपशिष्ट पदार्थ में से जो जल का अवशोषण करता है वो कौन करता है? दीर्घरोम। फिर अपशिष्ट पदार्थ को बड़ी आंत के द्वारा मलाशय तक पहुंचाता है। मलाशय से क्या होता है? एक ढक्कन नुमा संरचना होती है। यहाँ भी जैसे ये मलाशय है और यहाँ ढक्कन लगा हुआ है। जब हमारा प्रेशर बनता है तो माइंड को संकेत देता है ये ढक्कन कि भाई अब जा वरना तेरा काम खराब हो जाएगा। तो फिर यहाँ से ढक्कन खुलता है और हमारा पूरा मामला साफ। ठीक है, ये चीजें समझ में आई है। पांचों चीजें हमने पढ़ ली है। मुख में पाचन पढ़ लिया है, ग्रैसिका में पढ़ लिया है, आमाशय में पाचन पढ़ लिया है, ग्रहणी व क्षुद्रांत में पाचन पढ़ लिया है, बृहदांत्र व मलाशय के बारे में पूरी चीजें डिस्कस कर ली है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं मुख में। देखो क्या चीजें होती है मुख के अंदर? होती है दांतें। ठीक है, दांत कैसे होते हैं? हमारे पूरी बॉडी में एक ऐसी संरचना होती है जो सबसे कठोर है। हड्डी भी इतनी कठोर नहीं है जितने दांतें हैं। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर एक इनेमल नामक पदार्थ जमा हुआ होता है, जिसके कारण ये पूरी बॉडी में सबसे कठोरतम संरचना होती है। ये कैसे होती है? सफेद। दांत कैसे होते हैं? सफेद। कहाँ होते हैं? मुख के अंदर। तो दांत मुख या जबड़ों में स्थित छोटे सफेद रंग की संरचना है जो बहुत से कशेरुक प्राणियों में पाए जाते हैं। कशेरुक का मतलब क्या होता है समझना दोस्तों। जिनके अंदर जो ये रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें हम कशेरुक प्राणी कहते हैं। जो ये कौन से प्राणी हैं? जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी, हमारे अंदर रीढ़ की हड्डी है, मतलब इसको हम मेरुदंड भी बोल सकते हैं। मतलब हमारे क्या मेरुदंड उपस्थित है? हाँ सर, भैंस के अंदर भी है, शेर के अंदर भी है, कुत्ते के अंदर भी है। तो ये सब क्या है? कशेरुक प्राणी। अकशेरुक प्राणी जिनके अंदर मेरुदंड उपस्थित नहीं होता है। अभी बताया था अमीबा, पैरामीशियम, ये क्या है? अकशेरुक प्राणी, उनके अंदर मेरुदंड उपस्थित नहीं होता। दांत क्या करता है? भोजन को चीरने, चबाने आदि का काम करता है। कुछ पशुओं में शिकार करने का काम करता है, जैसे शेर क्या करता है? दांतों से शिकार करता है। ठीक है, और रक्षा करने के लिए भी दांतों का उपयोग करते हैं। दोस्तों दांतों का जो निर्माण होता है वो मांस से नहीं होता है, वो हमारे कठोर तालुओं से होता है। किससे होता है? कठोर
तालू से। और इसके अध्ययन को क्या कहते हैं हम? ओडोंटोलॉजी। क्या कहते हैं? कभी अगर आप नीट की तैयारी करो और डॉक्टर बन जाओ तो उसको क्या कहेंगे? कौन सी लॉजी? दांतों के अध्ययन को कौन सी लॉजी कहते हैं? ओडोंटोलॉजी। और इसका जो डॉक्टर बनते हैं उसको क्या कहते हैं? डेंटिस्ट, मतलब वो दांत का चिकित्सक है। ठीक है, यहां तक समझ में आई। अब हमारे जो दांत हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के। सबसे पहले है कृंतक, फिर है रदनक, फिर है अग्रचवर्णक, फिर है चवर्णक। सर ये तो याद ही नहीं हो रहे हमारा, तो कैसे याद करना है? ये याद रख लेना, ICPM, मतलब ICPM मोदी। क्या है? IC मैंने देखा किसको? PM मोदी को। ऐसे याद रख लेना, ICPM मोदी। I का मतलब इंसाइजर, C का मतलब कैनायन, P का मतलब प्रीमोलर, M का मतलब मोलर। याद हुए दोस्तों? I का मतलब इंसाइजर, C का मतलब कैनायन, PM का मतलब प्रीमोलर और M का मतलब मोलर। ये चारों आपको याद रखने हैं, सीक्वेंस में याद रखने हैं, उल्टे सुल्टे नहीं करने हैं। अब दोस्तों मैं आपको इन चारों का एक चित्र के थ्रू समझा देता हूं। जैसे मान लो ये हमारा जबड़ा है। सर ये 2 कैसे हैं? एक ऊपर का और एक नीचे का। मैंने इसको फाड़ लिया तो एक तो ऊपर का हो गया, एक नीचे का जबड़ा हो गया। अब मैं एक एक दांत को लेकर चलता हूं। देखना दोस्तों, जो कृंतक होते हैं ये हमारी बॉडी में 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 जोड़ी। कितने होते हैं? 2 जोड़ी। और जो ये रदनक होते हैं ये हमारे शरीर में 1 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 1 जोड़ी। और जो अग्रचवर्णक होते हैं ये हमारे शरीर में 2 जोड़ी होते हैं। और जो चवर्णक होते हैं ये 3 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 3 जोड़ी। अब जोड़ी का मतलब क्या है? कि सर आप 2 जोड़ी बोल रहे हैं। जैसे दोस्तों हम दुकान पे जाते हैं और दुकान पर क्या बोलते हैं कि 1 जोड़ी जूता दे दे, यही तो बोलते हैं। उसमें 1 जोड़ी में क्या होते हैं? 2 जूते आते हैं। ऐसे ही दोस्तों 2 जोड़ी का मतलब है हमारे यहाँ 4 दांत आने चाहिए। कितने? 4। अब 1 जोड़ी का मतलब 2 दांत, 2 जोड़ी का मतलब फिर से 4, 3 जोड़ी का मतलब 6। तो मतलब एक तरीके से 2 से गुणा कर दो इन चीजों को। अब सबसे पहले बात करते हैं हम कृंतक की। जो सबसे आगे होते हैं, सबसे आगे जो नजर आते हैं वो क्या है? हमारे कृंतक। एक समान साइज के होते हैं। ये जो आगे की तरफ जो संरचना नजर आती है इनको हम बोलते हैं कृंतक दांत। ये क्या करते हैं? ये किसी भी चीज को कुतरने या फिर उसको चीरने के काम आते हैं। जैसे चूहे के अंदर क्या होता है? ये बहुत बड़ा होता है। चूहे के अंदर क्या होता है? ये बड़ी साइज के होते हैं। वो क्या करते हैं? कुतरने का कार्य करते हैं। फिर है हमारे रदनक। इसके बाद में क्या आते हैं? रदनक। वो थोड़े से बड़े साइज के होते हैं। ये कितने हैं? 2। ये क्या काम करते हैं? फाड़ने के। जैसे पशु है, शेर है, मांस को क्या करता है? चीरने व फाड़ने का कार्य करता है। क्या कार्य करते हैं ये? चीरने और फाड़ने का। तो ये तो हो गए हमारे I और ये है C और C। उसके बाद में क्या है? PM। PM कितने हैं? फिर 4 सर। 4 PM बना दो। 1 2 3 2 है ना? एक सेकंड दोस्तों। ये तो हो गया हमारा जबड़ा। और ये है कैनायन। फिर है प्रीमोलर, मतलब 4 दांत। 4 दांत का मतलब सर 2 तो इधर होंगे और 2 ही इधर होंगे। किधर? इधर। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे PM साहब है ये हमारे। ये क्या करते हैं? भोज्य पदार्थों को चबाने का कार्य करते हैं। इसके बाद में 6 जो दाढ़ बोलते हैं हमको, वो है कितनी होती है? 6। 1 2 3, 3 इधर और 3 इधर। इनको क्या बोलते हैं? मोलर। क्या बोलते हैं? मोलर। और ये भी क्या कार्य करती है? चबाने का कार्य करते हैं। देखना दोस्तों, 16 दांत ऊपर और 16 ही नीचे, जब तो हमारे बनते हैं 32 दांत। तो इसका एक फॉर्मूला भी निकाला है वैज्ञानिक ने, 21-23 बटा 21-23। 2 का मतलब क्या है? I
सी, पी एम और एम, इनको अगर 2 से गुणा करते हो तो कितने आएंगे हमारे 32 दांत। ठीक है, अब देख लेते हैं एक एक को कि कैसे क्या होता है इनके कार्य। तो देखना दोस्तों, सबसे पहले है कृंतक। ये क्या करता है, ये सबसे आगे के दांत होते हैं, ये कुतरने तथा काटने का कार्य करते हैं और ये 6 माह की उम्र में, मतलब बच्चा जन्म लेने के बाद में 6 महीने की उम्र में ये दांत उगना शुरू हो जाते हैं, निकलते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 2 जोड़ी होते हैं। रदनक क्या कार्य करता है, इनका कार्य भोजन को चीरने व फाड़ने का होता है। ये दांत 16 से 20 महीने की उम्र में उगते हैं, मतलब 16 से 20, 2 साल से पहले पहले ये उगना शुरू हो जाते हैं। ये प्रत्येक जबड़े में 1 जोड़ी होते हैं। फिर है हमारे अग्रचर्वणक, प्रीमोलर, ये भोजन को चबाने में सहायक है। ये दांत 10 से 11 वर्ष में, मतलब 10 से 11 साल का बच्चा होगा उसके अंदर ये अग्रचर्वणक उगने शुरू हो जाएंगे, में पूर्ण रूप से विकसित हो जाते हैं। ये जबड़े में 2 जोड़ी होते हैं। फिर है चर्वणक, ये दांत भी भोजन को चबाने में सहायक है और ये 12 से 15 माह की उम्र में निकलते हैं और ये कितने होते हैं, 3 जोड़ी होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने अच्छे से ये चीजें समझा दी, आप नोट्स बनाते हुए जरूर चलना। और दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करना। आगे बात करते हैं दोस्तों यकृत, लिवर के बारे में। लिवर क्या है, क्या कार्य करता है, इसकी संरचना कैसी होती है, ये कहाँ स्थित होता है, ये सारी चीजों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों, लिवर है हमारे शरीर में सबसे बड़ा अंग होता है। अंग के साथ में ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। अब सर हमारे तो गुरुदेव यही समझ में नहीं आ रहा है ग्रंथि होती क्या है। ग्रंथि का मतलब होता है कोई भी पदार्थ का स्राव करना। ऐसे अंग जो किसी पदार्थ का स्राव करते हैं उसी को ही हम क्या कहते हैं, ग्रंथि। दोस्तों देखना, ये एक बार क्वेश्चन आया था, विवादित क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन आया था हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो उसमें ऑप्शन में ये भी था यकृत और ऑप्शन में त्वचा भी था। तो दोस्तों उसके बाद में इस क्वेश्चन को डिलीट किया गया था और नया क्वेश्चन बनाया कि हमारे शरीर के अंदर सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो शरीर में अगर सबसे बड़ी ग्रंथि की बात की जाए तो फिर है यकृत, और शरीर के बाहरी भाग में जो बात की जाए तो फिर है हमारी त्वचा। तो याद रखना, शरीर का सबसे बड़ा अंग, सबसे बड़ा अंग कौन सा है, यकृत। और शरीर का आंतरिक ग्रंथि, आंतरिक सबसे बड़ी ग्रंथि, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत। और अगर पूछ ले शरीर की बाहरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी बताओगे, त्वचा या फिर स्किन। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज ध्यान रखना, शरीर का सबसे बड़ा अंग यकृत है और सबसे बड़ी ग्रंथि भी यकृत है, पर आंतरिक ग्रंथि सबसे बड़ी क्या है, यकृत, बाहरी त्वचा। ठीक है दोस्तों, होती क्या है, यह शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग ही नहीं, सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। पर यहां ये शब्द याद कर लेना, आंतरिक। कैसी है, आंतरिक। यह लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर तो लंबा होता है। इसकी लंबाई कितनी है, 15 से 22 सेंटीमीटर। कितनी है, 15 से 22 सेंटीमीटर। और इसकी जो भार होता है वो कितना है, 1.5 किलो के करीब होता है। अगर इसको उठा के देखते हैं तो 1.5 किलो के करीब होता है। यह उदर गुहा में दाहिनी ओर होता है। दाहिनी ओर का मतलब है ये मेरा बायां भाग और ये मेरा दायां भाग। तो बाएं भाग की ओर तो क्या होता है, आमाशय, और दाएं भाग की ओर का क्या होता है, यकृत। मतलब आमाशय के ऊपर यहाँ पर यकृत उपस्थित होता है। जैसे ये आमाशय है, इसके हल्के से ऊपर ही यकृत उपस्थित होता है। इस यकृत के नीचे एक ग्रंथि और होती है जिसको हम बोलते हैं पित्ताशय। क्या बोलते हैं, पित्ताशय। देखना दोस्तों, यह कहाँ होती है, दाहिनी ओर उपस्थित होती है। यह
डायफ्राम के नीचे और आमाशय के ऊपर उपस्थित होती है। इसमें पित्ताशय होता है जिसमें पित्त रस एकत्रित होता है। ठीक है दोस्तों, डायफ्राम का मैं बताऊंगा श्वसन तंत्र में हम जब पढ़ेंगे आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा। जो फेफड़े होते हैं, जैसे इसके ऊपर फेफड़े उपस्थित हैं, उसके नीचे एक हल्की सी ऐसे संरचना होती है जिन्हें हम कहते हैं डायफ्राम। वो क्या करते हैं, फेफड़ों को सिकुड़ना और फैलने का कार्य भी करवाते हैं। इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल से हम श्वसन तंत्र में पढ़ेंगे। फिर है दोस्तों पित्ताशय। पित्ताशय क्या करता है, पित्त रस को एकत्रित करने का कार्य करता है। क्या करता है, पित्त रस को, जो यकृत पित्त रस का श्रावण करते हैं, उसके बाद में पित्ताशय उसको एकत्रित करता है और फिर वहां से क्षुद्रांत में रिलीज करता है। एक तरीके से ये पित्त रस को एकत्रित करने का कार्य करता है। देखना दोस्तों, यह नीले रंग की लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी संरचना तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार, ध्यान रखना कैसी है, अंडाकार थैली नुमा संरचना होती है। अभी देखना, ये है हमारे पास यकृत, ये क्या है हमारे पास यकृत है, ठीक है। और यकृत में जो ये संरचना नजर आ रही है ये नीले कलर की होती है और इसको क्या बोलते हैं हम, पित्ताशय। क्या बोलते हैं इसको हम, पित्ताशय। दोस्तों ये क्या करता है, यकृत से निकले पित्त रस का संचय मतलब संग्रहित करता है और उसे जल को सोख कर गाढ़ा बनाता है। जो पित्त रस स्राव होता है उसमें क्या हल्की फुल्की जल की मात्रा होती है, उस जल को ये क्या कर लेता, सोख लेता और गाढ़ा बना देता है। दोस्तों कभी कभी क्या होता है, ये ज्यादा ही गाढ़ा बना लेता है तो पथरी का निर्माण कर लेता है। अब ये होती कैसे है, ये यूं होती है इसकी संरचना, जैसे ये ऊपर यकृत हो गया और इसकी संरचना यूं होगी, इसमें से पित्तरस आ गया। अब पित्तरस क्या गाढ़ा होता चला गया, गाढ़ा होता चला गया तो यहाँ पथरी का निर्माण कर लेता है। अब डॉक्टर क्या सलाह देता है, या तो पित्तरस को, वो पित्ताशय को निकाल दो या फिर इसका लेजर ट्रीटमेंट होता है, जिससे भी नहीं निकलती, कई हो गए तो फिर क्या करता है, क्यों नहीं निकलती, क्योंकि ये इसकी संरचना निकलने के रूप में कुछ भी नहीं है, केवल आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद में हम बात करते हैं यकृत के कार्यों के बारे में। पहला कार्य क्या है, पित्त रस का श्रावण करना। फर्स्ट क्या है, पित्त रस का श्रावण करना। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। इमल्सीकरण का मतलब समझना दोस्तों, एक तरीके से ठोस पदार्थ को छोटे छोटे कणों में, मतलब ठोस पदार्थ को तरल पदार्थ में बदलना ही क्या कहलाता है, इमल्सीकरण। मतलब वसा कैसी होती है, एक तरीके से ठोस, उसको तरल में बदलने का कार्य कौन करता है, पित्तरस। ठीक है, यकृत का कार्य। यह भोजन की लुब्धि की अम्लता को समाप्त करने का और उसे क्षारीय बनाता है। देखना दोस्तों, आमाशय है, आमाशय में भोजन आया तो कैसा होगा, अम्लीय। आमाशय के बाद में यकृत से पित्तरस स्राव होता है, पित्तरस स्राव होते हुए क्षुद्रांत में पहुंचता है और क्षुद्रांत में इसका भोजन कैसा हो जाता है, क्षारीय। क्यों, यकृत से किसका स्राव हो रहा है, पित्तरस का, तथा आंत्र की क्रमानुकुंचन गति को बढ़ाता है। मैंने बताया था छोटी आंत है, कैसी गति करती है, क्रमानुकुंचन, मतलब लगातार सिस्टमेटिक वो मोशन करती रहती है। ठीक है, उसका कार्य करता है। दूसरा है हेपेरिन का निर्माण और फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण। ये मैंने ब्लड वाले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल में बताया था कि हिपेरिन क्या करता है, अपनी धमनियों के अंदर ब्लड के थक्के को रोकने का कार्य करता है, मतलब ब्लड का थक्का नहीं जमने देता है। और ये क्या कार्य करते हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जहां भी चोट लग जाती है वहां थक्का जमाने का कार्य करती है। तो ये क्या है, एक तरीके से प्रतिस्कंदक पदार्थ है जो रुधिर वाहिनियों में रक्त को जमने से रोकता है। और ये क्या है, फाइब्रिनोजन तथा प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है जो चोट लगने पर रक्त का थक्का जमने में सहायक है या फिर मदद करता है। फिर है ग्लूकोज अधिक मात्रा में होने पर उसमें ग्लाइकोजन में परिवर्तित करने और संचित करके रखता है। किसको, ग्लाइकोजन को। अब कैसे करता है, ग्लूकोज का मतलब एक तरीके से शुगर। मान लो दोस्तों आप शादी विवाह में गए और वहां बहुत सारी मिठाइयां रखी है, आपने खा ली, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, काजू कतली, बर्फी, सारी चीजें आपने खा ली। फिर क्या पेट को वो एक साथ ही पचा लेगा, नहीं पचा पाएगा। तो क्या करता है, वो क्या है, एक तरीके से शर्करा। अगर मान लो यकृत डैमेज हो जाए या फिर खराब हो जाए तो क्या होगा, सुक्रोज की मात्रा ज्यादा हो जाएगी। हमारे शरीर में एक बीमारी होती है, कौन सी, मधुमेह।
या फिर शुगर की बीमारी। तो जिन व्यक्तियों में मधुमेह की बीमारी है उनमें क्या होता है, यकृत कार्य करना कम हो जाता है। तो क्या करता है, ग्लूकोज अधिक मात्रा में होने पर ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है। किसको, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। दूसरा कार्य क्या है, वसा का संचय। अभी मैंने बताया था वसा का क्या करता है, इमल्सीकरण, मतलब ठोस पदार्थ को तरल पदार्थ में बदलने का कार्य करता है। फिर क्या है, यकृत अमोनिया को यूरिया में भी बदलता है। अमोनिया एक अपशिष्ट पदार्थ है, NH3 किस में बदलता है, यूरिया में, NH2CONH2 में। क्या कार्य करता है, ये क्या कार्य करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य करता है। फिर क्या है, विषैले पदार्थों को यकृत कोशिकाएं निष्क्रिय बनाकर शरीर की रक्षा करती हैं तथा लाल रुधिर कणिकाओं का व प्रोटीन का निर्माण भी कहाँ होता है। मैंने ब्लड वाले चैप्टर में ये भी बताया था, आरबीसी का निर्माण यकृत में होता है। ये सारी चीजें मैंने ब्लड वाले चैप्टर में बताई थी आपको। दोस्तों आज ये हमने पढ़ लिया है डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है डायग्राम के थ्रू, बहुत ही आसान भाषा में। आप नोट्स जरूर बनाते हुए चलना क्योंकि क्वेश्चन यहीं से ही पुटअप होंगे। दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, जो उनको भी भविष्य उनका सुधर जाए। अगर किसी दोस्त को हमारी साइंस की क्लासेस लेनी है तो ये हमारे व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हो। थैंक यू दोस्तों।